बीए भाग द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए आज मैं प्रश्न लेकर आई हूँ केशवदास की काव्यगत प्रवृत्तियाँ। तो आज हम केशवदास की काव्यगत प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालेंगे। केशवदास की विशेषताएं, जैसा कि आपको मैंने पहले भी कहा था कि केशव कठिन काव्य के प्रेत कहलाते हैं साहित्य जगत में। जिस प्रकार रामचरितमानस लिखा गया, तुलसीदास जी ने लिखा, तो उसमें भावुकता और संवेदनशीलता के क्षण बहुत हैं और वो बहुत ही राम की भक्ति में डूब करके लिखा गया है। जबकि इन्होंने केवल अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए जो रामचंद्रिका है वो लिखी। तो अपन केशवदास की रामचंद्रिका के आधार पर या उनके व्यक्तित्व कृतित्व के आधार पर उनकी कुछ काव्यगत प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालेंगे। तो देखिए आप, केशव दरबारी कवि थे, यानी राज दरबार में कविता करते थे। अन्य दरबारी कवियों की भांति उन्होंने भी अपने आश्रयदाताओं का यशोगान किया है। वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका उनकी ऐसी ही रचनाएं हैं जिसमें वो अपने आश्रयदाताओं के गुणगान करते हैं। केशव का दूसरा रूप आचार्य का है। कवि प्रिया और रसिक प्रिया में इन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुवाद किया और उदाहरण स्वरूप अपनी कविताओं की रचना की। रामचंद्रिका का विषय राम भक्ति है, किंतु केशव जो है वो कभी भी भक्त कवि नहीं थे। पहले वो कवि थे, बाद में भक्त थे। जैसे अगर अपन तुलना करें तो आप रामचरितमानस में जो चौपाइयाँ, दोहे चौपाइयाँ पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्या लगता है? भक्ति में रमे हुए एक भक्त की कविताएं हैं। तो तुलसीदास जी पहले भक्त थे, वो संवेदनशील थे और बाद में उनमें कविता की भावना थी। तो ये राम भक्ति से ओतप्रोत होकर के लिखने वाले नहीं थे। जब तुलसीदास जी की इतनी जन भाषा में लिखी हुई रामचरितमानस जो है वो सारे भारत में इतने प्रेम से गाई गई और लोगों के मन में बस गई, तुलसी बहुत बड़े कवि बन गए, तो इनको भी ये दुख था कि विद्वान तो ये बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इनको इतना महत्व नहीं मिला। तो इस प्रतिस्पर्धा में आकर के उन्होंने रामचंद्रिका रच डाली, लेकिन उसमें सारी संवेदना के स्थल खाली हो गए, बिल्कुल संवेदनहीन हो गए और केवल चमत्कार प्रदर्शन है। अतः उनमें भक्ति भावना की अपेक्षा काव्य चमत्कार के प्रदर्शन की भावना अधिक है। विज्ञान गीता में केशव ने वैराग्य से संबंधित भावनाओं को व्यक्त किया है। अब अपन कई बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे जिसमें उनकी विशेषता नजर आती है। प्रकृति चित्रण जैसा कि एक विशेषता है। प्रकृति के बारे में आपने देखा होगा, सभी कवियों ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है रीतिकाल में। तो उसमें हालांकि संस्कृत साहित्य से आरोपित भी होता है, उससे प्रभावित भी होता है। तो प्रकृति का कोई अलग से सूक्ष्म वर्णन किया हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है। राज दरबारों की साज सज्जा के बीच रहने के कारण केशव की प्रवृत्ति प्रकृति में नहीं रमी कि जो वैभव में रहेगा, चकाचौंध में रहेगा, उसको भला कैसे प्रकृति मोहेगी। तो वो चकाचौंध में रहने वाले कवि थे। उनका प्रकृति चित्रण दोषपूर्ण है। उसमें परंपरा का निर्वाह अधिक है, मौलिकता और नवीनता कम है। परंपरा का निर्वाह से अभिप्राय क्या है कि जैसे प्राचीन काल से चला आ रहा है ना, प्रकृति का चित्रण करना है तो बस करना है। खुद के मन को प्रकृति ने कभी मोहित किया हो और वो उस पर रीझ करके लिख रहे हों, ऐसा नहीं था। मौलिकता और नवीनता भी कम है। वर्णन करने में कहीं कहीं केशव ने काल और स्थान का भी ध्यान नहीं रखा है। अलंकारों के बोझ से दबी प्रकृति अपना सहज सौंदर्य खो बैठी है। इसको आप इस तरह से समझिए कि अगर कोई स्त्री अलंकार, गहने भी होते हैं ना, तो वो इतना श्रृंगार कर ले, दुनिया भर के सारे गहने पहन ले, तो क्या वो सुंदर लगेगी? एक संतुलन जरूरी है, जितने आवश्यक हैं उतने ही गहने अच्छे लगते हैं। तो वैसे ही नारी देह बहुत सारे गहनों के बोझ से दबी हुई प्रतीत होती है, सुंदर नहीं लगती। वैसे ही कविता कामिनी जो है उसमें भी अगर यथानुसार कविता के भावों के अनुसार और किसी भी
प्रसंग के अनुसार जो उसमें अलंकार होंगे तो ही अच्छे लगेंगे। तो इनकी कविता में अलंकारों का बोझ था। प्रकृति से के संबंध में केशव की कल्पनाएं कहीं कहीं पर बड़ी असंगत और अरुचिकर हो गई है। जैसे आप देखिए कैसे विभत्स चित्र उतार दिए। अरुण सूर्य जो होता है ना लाल रंग का, उसको कापालिक काल का रक्त से भरा कपाल बना दिया और चमत्कार प्रदर्शन कर दिया। यानी रक्त से भरा हुआ कपाल अगर सूर्य को कहोगे, लाल सूर्य को, तो कितना विभत्स वर्णन हो जाएगा। तो देखिए, कै सोनित कलित कपाल यह किल कपालिक काल को, तो ये बिल्कुल ही नहीं जमता है। इसी प्रकार उनका अपन कसौटी पे देखते हैं संवाद की, ये उनका एक बहुत ही सकारात्मक पहलू है। मतलब इनकी अच्छी बात है कविता की। दरबारी कवि होने के कारण केशवदास जी में राज दरबारों की वाक्पटुता विद्यमान थी, अतः संवादों की योजना में उन्हें असाधारण सफलता मिली है। उनके संवाद अत्यंत आकर्षक हैं। उनमें राज दरबारों जैसी हाजिर जवाबी और शिष्टता है। उनके द्वारा रचित जो चरित्र हैं उनका उद्घाटन सुंदर ढंग से हुआ है। जैसे जनक विश्वामित्र संवाद, लवकुश संवाद, सीता हनुमान संवाद, इसी प्रकार के चमत्कारिक संवाद हैं। यानी चमत्कार के साथ साथ उनमें रोचकता भी दिखाई देती है। अंगद रावण संवाद के अंतर्गत आपको एक उदाहरण बताती हूँ। गेंद करेऊ में खेल की हरगिरि केशोदास, शीश चढ़ाए आपने कमल समान साहस। इसका उत्तर रावण को अंगद क्या कहते हैं? जैसो तुम कहत उठायो एक गिरिवर, ऐसे कोटि कपिल के बालक उठावहीं, काटे जो कहत शीस काटन घनेरे घाग, मगर के खेले कहा भट्ट पद पावहीं। तो ये इस प्रकार से व्यंग्य से भरे हुए और कटाक्ष करते हुए इनके संवाद हैं। इसी प्रकार एक विशेषता है इनकी पांडित्य प्रदर्शन की। तो मतलब पांडित्य प्रदर्शन मानी उनको जितना ज्ञान था वो सारा इन्होंने उड़ेल दिया। अब आप समझिए इसको इस बात से कि अपने घर पर कोई मेहमान आता है तो उसको अपन कुछ खाने पीने का सामान दें, उसके आगे अपन सामानों का ढेर लगा दें, एक के बाद एक पकवान व्यंजन और चीज़ों का ढेर लगा दें, तो क्या उसको अच्छा लगेगा? वो देख करके उसकी भूख भाग जाएगी। वही बात है यहाँ पर भी कि इन्होंने भी अपना पांडित्य प्रदर्शन किया है। जितना भी इनको ज्ञान था वो सारा का सारा उड़ेल दिया। तो पांडित्य प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए अपन कह सकते हैं कि ये उच्च कोटि के विद्वान तो थे, अतः उनके काव्य में कल्पना और मस्तिष्क का योग अधिक है। कल्पना से भी ज़्यादा मस्तिष्क का प्रयोग ज़्यादा किया है। उच्च कोटि के विद्वान थे, इसलिए सारा ज्ञान इन्होंने अपनी रचनाओं में लगा दिया। उनका ध्यान जितना पांडित्य प्रदर्शन की ओर था उतना भाव प्रदर्शन की ओर नहीं। पांडित्य प्रदर्शन की इसी प्रवृत्ति के कारण कुछ आलोचकों ने केशव को हृदयहीन कवि कहा है, किंतु यह आरोप पूर्णतः सत्य नहीं है, यानी जिसके पास दिल नहीं है। क्योंकि पांडित्य प्रदर्शन के साथ साथ केशव के काव्य में ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ उनकी भावुकता और हृदयतापूर्ण मन जो है वो साकार हो उठा है। अशोक वाटिका में हनुमान जी सीता को रामचंद्र जी की मुद्रिका देते हैं। मुद्रिका के प्रति सीता जी का कथन भावपूर्ण है, यानी कुछ ऐसे पल भी आते हैं जहाँ इनकी भावुकता दिखाई देती है। श्रीपुर में बन मध्य है, तू मग करी अनीति, करी कही मुंदरी अब तियन की, को करी हैं परतीति। तो इस प्रकार ये इनके काव्य की कुछ विशेषताएं अपन ने आज पढ़ी हैं, और आगे की विशेषताएं जो हैं और भी बहुत सारी इनकी विशेषताएं हैं कविता में, जैसे अलंकार, छंद या रस किस प्रकार से हैं, भाव पक्ष की हुई कुछ अपन कला पक्ष की विशेषताएं करेंगे। तो वो अपन कल के वीडियो में करेंगे। तो बच्चों, आप पढ़ना कठिन है केशवदास को पढ़ना, लेकिन अपने को तो पढ़ना है, तो आप लोग निश्चित रूप से पढ़ते रहिए। और आपको इस पूरे मैटर की PDF बना करके आपके WhatsApp ग्रुप पे मैंने डाल दी है, तो आप PDF से अपने नोट्स तैयार कर लें इस प्रकार से। तो धन्यवाद बच्चों।